ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक एक्सेल का इंट्रोडक्शन रखते हैं एंड डेटा एनालिसिस में एक्सेल किस तरीके से यूज किया जाता है एवरीथिंग, उस चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल या डेटा एनालिसिस एज अ होल, ठीक है, तो डेटा एनालिसिस के अंदर आपको, आप ऑलरेडी प्रेजेंटेशन वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको आइडिया है किया क्या जाता है, राइट? तो इन डेटा एनालिसिस अवर मेन गोल इज टू फर्स्ट एनालाइज द डेटा। ठीक है, एनालाइजेशन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, डेटा को क्लीन करना है। ठीक है, उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में लेके आना है, बेसिकली वी कॉल दैट ट्रांसफॉर्मिंग, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, एंड देन उसको विजुलाइज करके हमें इनसाइट्स निकालने हैं। ये प्रोसेस है डेटा एनालिसिस का। ठीक है, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स मैंने मेंशन किए, ठीक है, ये सारे स्टेप्स आप एक्सेल के थ्रू बहुत इजीली कवर कर सकते हो वैसे तो। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि एक्सेल से आप डेटा एनालिसिस का पूरा पार्ट कवर कर सकते हो। बट फिर हम एसक्यूएल, पावर बीआई, इन सब टूल्स पे जाते ही क्यों हैं? रीजन क्या है? किसी को आइडिया क्यों जाते हैं? रीजन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बिल्कुल सही रीजन है। एक रीजन और है, फास्ट परफॉर्मेंस। बेसिकली दो रीजन है। और मैं सिर्फ एक्सेल की बात करता हूँ ना, तो एक्सेल के अंदर एक तो डेटा की कैपिंग है। ठीक है, मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा ही यूज कर सकता हूँ, which is 10,48,570 76 73 समथिंग, या सो इतनी ही रोज ऑफ डेटा पे मैं वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज कि भाई लेट्स से आई एम वर्किंग इन सम कंपनी, सम स्मॉल स्केल कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर 20-30 हजार रोज, 1-1.5 लाख रोज का ही डेटा है, तो वहां पे तो एक्सेल यूज किया जा सकता है, राइट? नहीं, क्योंकि अगर मैं, अगर 10-12 हजार रोज है तब तो ठीक है, वर्क्स। जहां पे 1-1.5 लाख के आसपास रोज हो गई ना, तो एक्सेल हैंडल तो कर लेगा, डेटा तो इनटेक कर लेगा, बट इट विल बी वे टू लैगी। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो होगा। एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपको 1-1 2-2 मिनट लग जाते हैं वहां पे। एंड एज अ डेटा एनालिस्ट हमें इतना टाइम नहीं लगाना होता है, राइट? राइट, तो इस वजह से हम मूव करते हैं एसक्यूएल के ऊपर। ठीक है, एसक्यूएल के ऊपर जब हम जाएंगे तब उसका एक अच्छे से इंट्रोडक्शन रखेंगे। ठीक है, बट एसक्यूएल ना मेरे ये दोनों प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है। उसके अंदर ना ही कोई डेटा की लिमिट्स है, ठीक है, कोई कैपिंग नहीं है। सेकेंडली उसके अंदर ना ही कोई ऐसा स्पीड का इशू है, वो काफी अच्छा खासा फास्ट है। ठीक है, बट एसक्यूएल के अंदर भी प्रॉब्लम है। एनीवन वांना गेस? विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते इसको, लैक ऑफ अ फीचर कह सकते हो इसको, या ओके। तो उसके अंदर आप डेटा को विजुलाइज नहीं कर सकते, राइट? एक्सेल के अंदर हम मैनेज भी कर सकते थे, विजुलाइज भी कर सकते थे, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल, तो एसक्यूएल के अंदर हम विजुलाइज नहीं कर सकते डेटा। तो इस वजह से हमें मूव करना पड़ता है पावर बीआई के ऊपर। तो एग्जैक्टली इन द इंडस्ट्री आपका एसक्यूएल एंड पावर बीआई का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेफिनेटली जहाँ पे अगर आप किसी स्मॉल स्केल कंपनी के ऊपर जाते हो जिसके अंदर डेटा ही बहुत कम है, तो वहां पे एक्सेल भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको एक्सेल भी सिखाया जाता है, बट मेजरली एज अ डेटा एनालिस्ट आपको एसक्यूएल और पावर बीआई के ऊपर काम रहता है। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल, ठीक है, तो एक्सेल के अंदर मैंने बताया कि हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन वगैरह जितना भी काम है सब कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से एक्सेल आपको सबसे पहले सिखाया भी जाता है, ताकि आपका डेटा एनालिसिस का एक फाउंडेशन बन जाए। तो डेटा एनालिसिस के कंसेप्ट हैं, उनके टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आपको आइडिया हो जाए, किस चीज को क्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ ईटीएल लेयर्स क्या होती हैं, ईटीएल पाइपलाइंस क्या होती हैं, ठीक है, इन सब की ना एक आइडिया मिल जाए आपको, इसी वजह से हम एक्सेल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, फुल फॉर्म एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड होती है। ठीक है, एग्जैक्टली उसके बारे में बात करेंगे हम, कैसे क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक एक्सेल के साथ। ठीक है, बट बिफोर दैट आई वांट टू नो कि ऑलरेडी एक्सेल वगैरह किसको कितना आइडिया है। लगभग आता है? ठीक है, टॉपिक्स बोलते हैं अब। चलो, आपको तो लगभग आता है, बाकी लगभग आता है आपको? लगभग आता है? अरे, बेसिक से आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप दोनों को छोड़ के बाकियों से एक छोटा सा एक लाइक क्वेश्चनियर टाइप करते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स के नाम बोलूंगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, इफ यू नो द आंसर यू कैन आंसर दैट। ठीक है, अगर मैं टॉपिक का नाम बोल रहा हूँ, अगर इफ यू नो द टॉपिक यू विल से आई नो, या कुछ भी। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले काफी बेसिक लेवल से
एक्सेल अभी फर्स्ट क्लास है। या श्योर श्योर, नो इश्यूज। वेट करते हैं, आने देते हैं उन्हें। इतना फॉर्मेट बता दो कि हम करने के वाले हैं, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक, ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको वो टॉपिक आता है या नहीं आता है। इफ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको उसको आंसर करना है, ठीक है। सोनी एंड जो भी लॉग ऑनलाइन है, गॉट माई पॉइंट। आप लोग हो ऑनलाइन या बस ज्वाइन किया हुआ है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ, अच्छा हो जाओ, ठीक है, सीट कहीं भी बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ सकते हो आप यार। ओके, तो एक्सेल का कुछ आइडिया है आपको? ऑलरेडी यूज किया एक्सेल? ओके, सो हम ना एक छोटा सा क्वेश्चनियर कर रहे हैं अभी। द बेसिक थिंग इज कि अगर मैं कोई टॉपिक का नाम लेता हूँ तो आपको बताना है कि यू नो दैट टॉपिक और नॉट, ठीक है। और मैं कोई क्वेश्चन पुट अप करता हूँ तो आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस सबसे स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम इफ, एवरेज, एवरेज इफ आता है। काउंट के फॉर्मूलाज पता है, ठीक है। काउंट के हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट्स काउंट करवाना चाहोगे? काउंट, काउंट है आगे, काउंट ए, बिल्कुल। काउंट ब्लैंक, एक बच गया अभी भी। काउंट एक्स, 5 वेरिएंट होते हैं, बिल्कुल 5 वेरिएंट होते हैं, ठीक है। एंड या तो आई थिंक इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो क्लियर है। ओके, इसके बाद अगर हम थोड़े से एडवांस फॉर्मुलाज पे जाएं, एक लेवल ऊपर जाएं, तो हमारे पास कंडीशनल फॉर्मुलाज आ जाते हैं, ठीक है। कंडीशनल के अंदर आइडिया है इफ वगैरह वाले। सॉरी, नहीं, रिप्लेस कंडीशनल की बात कर रहे हैं। इफ हो गया, इफ्स हो गया, इफ एंड इफ और। हाँ, ठीक है, दीज आर द कंडीशनल फॉर्मूलाज, ठीक है। इससे हम कंडीशंस वगैरह को मैनेज करते हैं, ठीक है। इफ में एक और एग्जिस्ट करता है मेरे पास, इफ का वेरिएंट। हमने इफ की बात करी, इफ्स की बात करी, एक और होता है हमारे पास। हाँ, कंडीशन होती है। इसके लिए ना आपको कंडीशन को थोड़ा सा इस तरीके से समझना पड़ेगा कि कंडीशनल फॉर्मूला में सिर्फ ये नहीं होते कि भाई एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सही हुई तो क्या होगा, कंडीशन गलत हुई तो क्या हुआ होगा, राइट। कभी कभी कंडीशन पहले से डिफाइंड भी हो सकती है, राइट। तो इस अगर सेंस में सोचा जाए तो इफ का क्या कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है? Guys, जो ऑनलाइन है वो भी आंसर कर सकते हैं, आप लोग तो बिल्कुल ही बस बैठे हुए हो। गाइस, सोनी, अजमल, प्रेक्षा, एनीवन? ओके, नो इश्यूज, मैं बताता हूँ। हमारे पास एक इफ का फॉर्मूला और होता है विच इज कॉल्ड इफ एरर। सुना है? याद आ गया अब? ठीक है। तो हमारे पास ना काफी सारे वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी आप जो कॉम्बिनेशन में तो यूज कर ही सकते हो, ठीक है। मैं इफ के अंदर इफ भी यूज कर सकता हूँ, एंड और वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। नेस्टेड इफ की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं कि इफ के अंदर इफ लगाना ना, ऐसा केस नहीं निकल के आता जहां पे मेरे को इफ के अंदर इफ लगाना पड़े, एक्सेल के अंदर एटलीस्ट, ठीक है। तो जब भी मेरे को कोई ऐसा केस बन भी रहा है जिसके अंदर मेरे को इफ के अंदर इफ लगाना पड़ रहा है, नहीं, डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। बट मैं क्या बता रहा हूँ कि हमें ना केस जब भी ऐसा बने तो वी ऑलवेज प्रेफर कि मैं पहले एक इफ लगा के एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर उसका आंसर निकाल लूं, फिर उसको यूज करके उसके बाद दूसरा इफ लगाया जाए। पॉइंट स्प्लिट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। नॉर्मलाइज कह सकते हो। अब नॉर्मलाइज एग्जैक्टली नॉर्मलाइज वर्ड नहीं होगा इसका, बट हाँ, काइंड ऑफ नॉर्मलाइज, ठीक है, ठीक है। एक लेवल और ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फॉर्मुलाज आते हैं लुकअप्स के, ठीक है। लुकअप्स का आइडिया, ठीक है। 3 तरीके के हमारे पास लुकअप होते हैं। सिंपल लुकअप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं?
लुकअप इज बेसिकली यू कैन से एक एक्सप्लेनेशन टाइप वाला हो जाता है। लुकअप एग्जैक्टली कहीं भी यूज नहीं होता। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल के वर्जन्स 2021 के बाद वाले, तो उसके अंदर लुकअप हट ही चुका है। अगर आपके पास 2021 वाला है, उसके बाद फिर 4 वाला है, या फिर जो अभी ऑफिस 365 वाला आया है, उसके अंदर लुकअप्स के जो नॉर्मल लुकअप है वो शायद हट ही चुका है। आप चेक भी कर सकते। हाँ, नॉर्मल वाला बोल रहा हूँ। है, होगा, चलो कोई नहीं। ठीक है, बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। जो मेजर फोकस रहता है वो हमेशा 3 पे रहता है, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। ठीक है, एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई? मतलब सबसे पहले वी लुकअप की बात करते हैं तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाट इज वी लुकअप? या फिर सिंपल एक बात करते हैं, सबसे पहले लुकअप बताओ, लुकअप क्या होता है? टू फाइंड अ वैल्यू, बिल्कुल सही। लुकअप इज बेसिकली टू फाइंड अ वैल्यू। अगर हम एक्सेल में कैसे इंप्लीमेंटेड है वो चीज, तो उसकी बात करें तो फिर वो नेबर्स को फाइंड करता है। एग्जैक्टली अगर मैं लुकअप जस्ट एज अ वर्ड अगर देखो ना, ओके ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास भाई वी लुकअप, एच लुकअप आते हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक्स बोथ के लिए हो सकता है। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी द मेजर प्रॉब्लम विद वी लुकअप एंड एच लुकअप? इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्स लुकअप की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वी लुकअप और एच लुकअप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे एक्स लुकअप की नीड पड़ी थी। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उसके नाम ही वर्टिकल लुकअप एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप है। मतलब उसने भी एग्जैक्टली सेम ही चीज बोली। नहीं पता आपको? चलो एक हिंट देता हूँ। जो ये प्रॉब्लम है, ये एक्स लुकअप सॉल्व करता है। ठीक है, जब हमारे पास एक्स लुकअप नहीं था, एक्स लुकअप तो अभी 2020 वाले वर्जन में आया, लेटेस्ट में आया। ठीक है, उससे पहले जब एक्स लुकअप एग्जिस्ट नहीं करता था। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। सर मैं अभी स्क्रीन पे कुछ बोल नहीं रहा, अभी जस्ट टॉकिंग। हाँ जी, ठीक है। तो जब मेरे पास एक्स लुकअप नहीं था, तो वी हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज फॉर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हमें एक कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता था फॉर्मूलाज का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नहीं 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 नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब मैं वी लुकअप और एच लुकअप की बात करता था, इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, मैंने ये बात कही, वो प्रॉब्लम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राइट, मैं हिंट क्या दे रहा हूँ कि एक्स लुकअप आने से पहले प्रॉब्लम तो तब भी एग्जिस्ट करती थी, उसका सॉल्यूशन तब भी निकाला गया। तो जो सॉल्यूशन निकाला गया वो डिफरेंट फॉर्मुलाज को कंबाइन करके हमने एक बेसिकली एक लुकअप काइंड ऑफ बनाया। ठीक है, जो वी लुकअप और एच लुकअप की उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। कॉलम के, हाँ, आप रिवर्स नहीं देख सकते उससे, बैक साइड नहीं जा सकते, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, वरना तो वी लुकअप एच लुकअप अच्छा खासा चल ही रहा था। ठीक है, एंड जो कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम इंडेक्स मैच का यूज किया करते थे, याद है? आगे गेट गॉट माय पॉइंट, रिकॉल हो गया? कोई बात नहीं। अच्छा, सब लोग को पता है ना, आप दोनों को छोड़ के सिर्फ, जिस चीजों की हम बात कर रहे हैं, आइडिया है ना? समझ आ रहा है ना? ऐसा मत हो जाना कोई कि ब्लैंक ही हो कि क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या डिस्कशन चल रहा है। थोड़ा तो समझ आ रहा है कि बात क्या चल रही है ना? इसीलिए मैं सबसे पहले किसी भी फॉर्मुला पे जाने से पहले उसके डेफिनेशन ले रहा हूँ कि है क्या एग्जैक्टली वो। राइट, ठीक है। तो ये थे, इसके अलावा तो फिर हमारे पास बहुत सारे लाइक हजारों फॉर्मुलाज और हैं। ठीक है, स्टैट्स के फॉर्मुलाज पे हम वर्क कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट डेट एंड टाइम वाले फॉर्मुलाज होते हैं बहुत सारे, डेटेड वगैरह है, नेटवर्क डेज वगैरह है, काफी सारे फॉर्मुलाज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही फॉर्मुलाज एंड फंक्शंस वाली बात। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक्सेल के फीचर्स के बारे में अगर जाएं, तो डेटा वैलिडेशन के बारे में आइडिया है सबको? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाट इज डेटा वैलिडेशन? एक यूज केस है वो डेटा वैलिडेशन का, डेटा वैलिडेशन नहीं है वो। जो डेटा वैलिडेशन को हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं।
नो आइडिया। भाई तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक यूज केस है उसका, डेटा वैलिडेशन का वो सिर्फ एक यूज केस है, पूरा डेटा वैलिडेशन वही नहीं है कि ज्यादा डेटा वैलिडेशन यूज ही उस लिए किया जाता है, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि भाई वही होता है डेटा वैलिडेशन। एग्जैक्टली डेटा वैलिडेशन वो नहीं है, वो सिर्फ यूज केस है। ओके कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि भाई मैं किसी भी अपने एक सेल के ऊपर कुछ कंडीशन लगा रहा हूँ कि इस सेल के अंदर इसी टाइप का डेटा आ सकता है सिर्फ। ओके, भाई सेल के अंदर जब डेटा डलेगा, अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो डाल पाऊंगा मैं, वरना वो नहीं डालने देगा। वैलिडिटी चेक करता है। ठीक है, वैलिडिटी नहीं बोलेंगे इसको एग्जैक्टली, वैलिडिटी इज लाइक कि एक्सपायर तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो या अगर मैंने बेसिकली कंडीशन लगा दी कि जैसे अपने लिस्ट वाला एग्जांपल था, वो भी मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ सेल के ऊपर कि मेरे सेल के अंदर इस पर्टिकुलर लिस्ट में से ही सिर्फ डेटा आ सकता है, या फिर मैं बोल दूं कि भाई इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो टेक्स्ट में डालूंगा या जो भी मैं डेटा डालूंगा उसकी लेंथ लेट्स से 10 कैरेक्टर्स की ही हो सकती है। ठीक है, या फिर इसके अंदर सिर्फ नंबर्स या फिर डेट अलाउड है। तो दिस इज ऑल डेटा वैलिडेशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंपैरिजन हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसी भी एक कंडीशन के बेसिस पे जब मैं सेल को, रो को, कॉलम को फॉर्मेट कर रहा होता हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर रहा हूँ, उसका बॉर्डर लगा रहा हूँ, कुछ कुछ भी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो कुछ बेसिक फीचर्स में भी एक लेवल और ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड नेम्ड रेंजेस। दैट इज अ रेंज। नेम्ड रेंजेस क्या हुआ? एक सेल से लेके एंड तक तो आपने जो बताया दैट इज अ रेंज, वो आपका एकदम सही हो। नेम रेंज क्या हुआ? सेल का नेम आप किस सेंस में बोल रहे हो? दैट इज द एड्रेस, वो नेम नहीं होता, वो एड्रेस होता है सेल का। आप काफी क्लोज हो। एग्जैक्टली नेम रेंजेस क्या होता है कि भाई मेरे को, मैंने जैसे कुछ 20-25 सेल सेलेक्ट किए और रो वाइज, कॉलम वाइज, मिक्स जैसे मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को उनकी ना एड्रेसिंग याद ना रखनी पड़े, इसलिए मैं उस पर्टिकुलर अपने सेल्स को एक नाम दे देता हूं। एक्सेल में टेबल्स का तो आइडिया होगा, है ना? टेबल का नाम होता है, वो भी पता होगा, राइट? नेम रेंजेस एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करते हैं, जैसे टेबल तो प्रॉपर एक अलग से फॉर्मेट होकर टेबल बन जाता है, नेम रेंजेस एग्जैक्टली आपके डेटा में जैसे थे वैसे ही रहते हैं। इंटरनली उस पर्टिकुलर सेल्स का एक हम नाम दे सकते हैं। तो जैसे जब मैं इक्वल टू करके टेबल का नाम कॉल कर सकता हूँ, उसी तरीके से वो नेम लिख के भी उन पर्टिकुलर सेल्स को कॉल कर सकता हूँ। गेटिंग पॉइंट? ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल नेम रेंजेस। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा अब टेबल्स वगैरह का तो आपको आइडिया है ऑलरेडी, है ना? टेबल्स वगैरह तो ऑलरेडी आइडिया है, राइट? पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ सुनो, आपको टॉपिक्स बेसिकली आपको पता लग रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके। टेबल्स का आइडिया है, राइट? टेबल को कैसे रेफर किया जाता है? अगर मान लो मेरे पास कोई टेबल है, लेट्स से सेल्स करके टेबल है, उसके अंदर कोई कॉलम एग्जिस्ट करता है ऑर्डर आईडी के नाम से, तो हाउ डू वी कॉल दैट कॉलम? पूरा बताओ। अगर मैं टेबल बनाया तो सिलेक्ट करने की नीड क्या है मेरे को? मैं टेबल बनाया ही क्यों है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बस मेरे को फॉर्मूला बता दो, एक्सप्लेन करना ही नहीं आपको। मैं एग्जैक्टली मेरे पास लेट्स से मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास टेबल है और लेट्स से टेबल 1 नाम है उसका, उसके अंदर कोई कॉलम है, कॉलम 1 नाम है उसका। अब मेरे को कहीं उस टेबल के बाहर उस पूरे कॉलम को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करूंगा, क्या लिखूंगा मैं एग्जैक्टली? हाँ, बिल्कुल, इक्वल टू टेबल 1 देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नाम कॉलम 1। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल एक्सेस दैट। ठीक है, मेरे को एड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। ओके, ओके, ठीक है। तो बेसिक टेबल हो गए। अब
पिवट टेबल्स, आइडिया है? एक्सप्लेन करो पिवटिंग एग्जैक्टली है क्या? समराइजिंग द डेटा, बिल्कुल ठीक है। जो काम मैं अगर नॉर्मल एक्सेल की बात करूं जिसके अंदर मेरे को बहुत सारे फॉर्मुलाज लगा के उसको यूनिक वैल्यूज फाइंड करके कुछ भी मतलब एक स्पेसिफिक चीज मेरे को निकालनी है, तो फॉर्मुलाज के थ्रू बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो पिवटिंग इज बेसिकली उस चीज को सिंप्लीफाई कर रही है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ चीजों को एंड वो उसको समराइज कर देता है उस हिसाब से। ठीक है, ठीक है, दिस इज पिवटिंग। इसी के बेसिस पे हमारे पास जैसे पिवट टेबल्स होते हैं वैसे पिवट चार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, उन पिवट टेबल्स के ऊपर एक चार्ट प्लॉट कर देना, इस पिवट चार्ट, सिंपल, राइट। मैं जो चार्ट्स और विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है वो नॉर्मल डेटा के ऊपर भी कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो हम सबसे पहले हमने डेटा को रीड आउट करने से, अंडरस्टैंड करने से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया थ्रू फॉर्मुलाज एंड फंक्शंस वगैरह, राइट। उसके बाद अब हम विजुअलाइजेशन में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, डेटा एनालिसिस वाला प्रोसेस चल रहा है पूरा। ठीक है, तो ठीक है, ये विजुअलाइजेशन वगैरह हो गया। ठीक है, उसके बाद अब थोड़े से ना ब्राउजर यूज करते हो, कोई भी ब्राउजर यूज करते होगे, राइट। फोन पे अपने लैपटॉप्स पे ब्राउजर तो यूज करते ही होगे, क्रोम, फायरफॉक्स पे बहुत सारे हैं, राइट। एक्सटेंशंस यूज करते हो साथ में, ब्राउजर पे एक्सटेंशन यूज करते हो। ठीक है, कि भाई जैसे कई सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं, एड ब्लॉकर हो गया, कोई वीपीएन वगैरह का एक्सटेंशन हो गया, काफी सारे हो सकते हैं, राइट। अब एक्सटेंशन का मेन पर्पस क्या हुआ कि भाई ब्राउजर एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर काफी सारे फीचर्स ऑलरेडी हैं, मैं वो स्पेशलाइज फीचर है जो मेरे को चाहिए, मैं एक्सटेंशन के थ्रू उसको अपने ब्राउजर में ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करना हो तो, राइट। सेम मैनर में हम एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर काफी सारे फीचर्स ऑलरेडी हैं, हम काफी सारे फीचर्स एक्सटेंशंस के थ्रू ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इन एक्सटेंशंस को एक्सेल की लैंग्वेज में बोला जाता है एड-इन्स। ठीक है, ठीक है। तो हम बेसिकली दो एड-इन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, दो, हाँ, दो एड-इन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास आता है सॉल्वर एड-इन, ठीक है, उसके बारे में अभी नहीं पूछेंगे, वो लाइक थोड़ा सा काफी नीच वाली चीज हो जाती है वो, राइट। एक होता है सॉल्वर एड-इन, ठीक है। दूसरा हम एड-इन पढ़ते हैं पावर पिवट। अब पावर पिवट बताओ किसको आइडिया है? नो आइडिया। पिवटिंग के साथ प्रॉब्लम लगती है कभी कोई? जो पिवट टेबल्स है नॉर्मल एक्सेल के अंदर, उसके साथ कोई प्रॉब्लम फेस करते हो कभी? मतलब आपको कोई स्पेसिफिक काम करना हो, राइट, पिवट टेबल से करना हो, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हो वहां तक। आपने कितना एक्सेल यूज किया है, मतलब कितना एक्सप्लोर किया है एक्सेल? आई थिंक यहाँ पे आके आपका एक्सेल जितना आपने यूज किया वो रुक जाता है मेरे ख्याल से तो। मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि आप कभी भी कोई डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे आपको पिवटिंग करनी है। ठीक है, कभी कोई ऐसा ब्लॉकेज फील हुआ है जो पिवटिंग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली ना यहाँ पे आके यूजुअली जो हम नॉर्मल एक्सेल यूज करते हैं, बेसिक एक्सेल यूज करते हैं, जो हम सीख भी लेते हैं इधर उधर से, वो यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है कई बार आपको ना, क्या मिलेगा कि एक्सेल में शीट्स होती हैं, ये तो पता होगा, एक वर्कबुक के अंदर, राइट। मल्टीपल शीट्स पे, लेट से मैंने मल्टीपल शीट हो गया, सिंगल शीट पे भी, लेट से मेरे पास 5-6 टेबल है, मेरे पास 5-6 टेबल है। ठीक है, अब वो जो टेबल्स है ना, वो एक ही डेटा सेट के पार्ट है। ऐसे डेटा सेट एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, राइट, राइट। और जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैं किसी सुपर स्टोर का डेटा सेट है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर एक टेबल मेरे पास क्या हो सकता है, कस्टमर्स का, ऑर्डर्स का, प्रोडक्ट्स का, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इन्वेंट्री वगैरह का हो सकता है, किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी वगैरह अवेलेबल है मेरे पास इन्वेंट्री में, काफी सारे हो सकते हैं, राइट। अब लेट्स से मैंने ना 3 टेबल्स की बात करते हैं, या दो की कर लेते हैं अभी। ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स, मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर सारे कस्टमर्स की डिटेल है, वो कहाँ रहते हैं, क्या ईमेल आईडी वगैरह जो भी हमें डिटेल कनेक्ट करनी होती है वो सब है। एक के अंदर ऑर्डर्स है, ठीक है, ऑर्डर का जो मेरे पास टेबल है उसके अंदर क्या है, ऑर्डर आईडी वगैरह है, ठीक है। एंड उसके बाद दिखा देता हूं आपको, सबसे बेस्ट रहेगा, प्रोजेक्टर का वो देना केबल, बंद हो गया क्या?
तो रिमोट तो कहीं होगा उनके, देखो हो गया, चलो ठीक है। तो लेट मी सी, ठीक है, इस तरीके का डेटा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है या कुछ सीधा करने की नीड है? मैनेजेबल है ना? ठीक है, तो देखो इसको छोड़ दो, ये देखो ये वाला एक मेरे पास टेबल है, अंदर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, कस्टमर आईडी, किसने खरीदा, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, कितनी क्वांटिटी ली, डिस्काउंट क्या मिला उसे, प्रॉफिट वगैरह हमारा कितना हुआ, क्या हुआ, इस तरीके का डेटा है। ठीक है, एक इसके अंदर टेबल है मेरे पास कस्टमर्स का, कि भाई ये मेरे कस्टमर्स है सारे। ठीक है, कस्टमर आईडी, नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी वगैरह, प्रॉपर उसकी डिटेल है। राइट, अब अगर आपको बोला जाए कि मुझे क्या करना है, मेरे को पर कस्टमर नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं, या पर कस्टमर टोटल सेल निकालने हैं, कि एक कस्टमर मेरे को टोटल कितनी सेल देके जा रहा है, कैसे करोगे? इसके दो वे हैं, एक तो मैं फॉर्मूलाज लगा लगा के कर सकता हूँ, उसे तो छोड़ दो, वो तो बहुत लेंथी है, काफी कॉम्प्लेक्स है, लेंथी प्रोसेस है काफी। ठीक है, उसको तो छोड़ दो। उसके अलावा अगर आपको बोला जाए, दिमाग में क्या आता है? पिवटिंग। पिवटिंग, बट पिवटिंग में प्रॉब्लम क्या है कि, अच्छा अभी भी नहीं हो रही, ओह सॉरी, जिसमें तो इस टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो पिवटिंग में हम क्या कर रहे हैं कि पिवटिंग में प्रॉब्लम क्या है कि सिंगल टेबल के ऊपर पिवट चार्ट बनता है, पिवट टेबल बनता है मेरे पास। अगर पावर पिवट सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम, पावर पिवट में हम 10 12 15 20 25 100 150 जितने मर्जी टेबल पे हम सिंगल पिवट टेबल बना सकते हैं। करेंगे पॉइंट, बात समझ आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेक्शन कर रहे हैं। आई एम गेटिंग टू नो कि कितना किसको क्या आता है, आपको समझ आ रहा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अभी ऐसे लोड मत लो, अगर अभी आज की क्लास में कुछ नहीं भी समझ आ रहा है ना, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आज की क्लास इज जस्ट बेसिकली इंट्रैक्शन। ठीक है, ओवरव्यू कह सकते हैं हम, राइट? ठीक है, तो या सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपका पावर पिवट सॉल्व करता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, यहां तक आते आते हम काफी अच्छा खासा अपना जो एक्सेल का पार्ट है उसको कवर कर चुके होते हैं। ठीक है, बट स्टिल कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे पास बचे हुए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे मेजर टॉपिक इसके बाद बचता है, दैट इज एक्सेल ऑटोमेशन। एक और टॉपिक भी है उसके अंदर। ठीक है, एक तो मैक्रोस, बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैक्रोस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्रोस का बेसिक कोई एक्सप्लेन, आपने बोला है, अभी एक्सप्लेन कर दो मैक्रोस होते क्या है। सर बेसिकली अपन रिपोर्ट करते हैं अपने जो एक्चुअल अपन वर्क करते हैं, और जो अपन मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हैं किसी भी चीज में बेसिकली तो अगर मेरे पास लेट्स से 1000 शीट्स है, 500 शीट्स है, ठीक है, और सब पे ना सेम ही काम करना है, लेट्स से मेरे को सबकी समराइजेशन करनी है। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज कि मैं एक शीट पे समराइजेशन मैन्युअली करता हूँ, और करते हुए ना मैक्रो एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, जो जो मैंने स्टेप किए उसको रिकॉर्ड करके रख लेता है, राइट? एंड मैं अगली शीट पे जाऊंगा, सिर्फ मेरे को ना दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैं मैक्रो को कोई शॉर्टकट की असाइन कर दूं या फिर बटन से, जैसे मर्जी, बस उसको क्लिक करूंगा एंड वो सारा काम ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट शीट। ये नहीं है कि जो पहली शीट पे हमने लिखा था वही आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट शीट वो सारा काम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज मैक्रो। इसको एक लेवल और ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक लेवल और ऊपर कैसे लेके जाएंगे भाई? 1000 शीट है, 1000 बार एक पे जाके ये करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैक्रो ने डेफिनेटली हमारा टाइम ऑलमोस्ट 10 गुना 20 गुना काट दिया, राइट? बट स्टिल दूसरी पे जाना है, फिर मैक्रो रन करना है, तीसरी पे जाना है, फिर मैक्रो रन करना है, तो डेट विल टेक टाइम। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका वीबीए का। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका वीबीए का। वीबीए क्या करेगा? जो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसको लेगा, ऑटोमेटिकली हर एक शीट पे जा जाके अप्लाई रन करता रहेगा उसे। तो यहाँ पे हम एक लेवल और ऊपर चले जाते हैं एक्सेल ऑटोमेशन के अंदर। ठीक है, वीबीए में आपका वीबीए का ना सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वीबीए ना एक्चुअली क्रॉस ऑफिस एप्लीकेशन है। क्रॉस ऑफिस एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई वीबीए ना सिर्फ एक्सेल एक्सक्लूसिव नहीं है, वीबीए पावर पॉइंट में भी चलता है,
वर्ड में भी चलता है, एक्सेस वगैरह, मतलब जो एमएस ऑफिस होता है पूरा उस पूरे में चलता है। तो मान लो मेरे पास कोई शीट है, लेट से उसके अंदर 1000 एंट्रीज है, 100 एंट्रीज है, कुछ भी एंट्रीज है, ठीक है। लेट से मेरे पास ना एक शीट है, उसमें क्वेश्चन है, ठीक है, एक कॉलम है क्वेश्चन का, फिर आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और फिर करेक्ट आंसर। आई वांट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू पीपीटीज। 60, 70, 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। मैं एक वीबीए की स्क्रिप्ट लिख सकता हूं जो कि ऑटोमेटिकली मेरी एक्सेल शीट में से डेटा पढ़ेगा, पावर पॉइंट में जाके उसकी स्लाइड्स बनाता रहेगा। पॉइंट सिमिलरली पावर पॉइंट में कुछ है, उसको एक्सेल में डालना है या कुछ भी करना है। हाँ हाँ, वीबी सीखेंगे बट क्रॉस ऑफिस वाला नहीं सीखेंगे कि एक्सेल से पावर पॉइंट वगैरह कंट्रोल करना, एक्सेल ही कंट्रोल करना सीखेंगे। मेन पॉइंट ही वही है, वो तो एक उसका यूज केस है कि यूज केस तो काफी सारे हो सकते हैं, है ना। तो इसका आपको ना एक काफी अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। पीपीटी वगैरह बनाते हो, है ना। एक काफी बढ़िया चीज है, देखो जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, आजकल तो चलो पीपीटी वगैरह बनाने लग गया, शुरुआत में आता पीपीटी वगैरह नहीं बनाता था वो। तो तब एक ट्रिक हम क्या किया करते थे कि उससे ना वीबीए का कोड लिखवा लेते थे कि भाई पूरी पीपीटी ऐसे 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 मेरे को बनानी है, मेरे को वीबीए का कोड लिख के दे दो। वहां से कॉपी किया, पावर पॉइंट में जाके पेस्ट किया, रन किया, वो पूरी पीपीटी बन गई। आजकल तो डायरेक्टली भी बना देता है, बट प्रॉब्लम अभी भी शायद से वो है कि वो पीडीएफ फॉर्म में देता है आपको, एक्जैक्टली पीपीटी फॉर्म में नहीं देता। पेड में वाले में जाता है, मेरे को आइडिया नहीं है। पेड में आता है मेरे पास, तो पेड वाला है, मेरे पे तो फिर भी नहीं देता, वो पीडीएफ में ही देता है हमेशा। डेफिनेटली पीपीटी के लिए भी टूल्स है हमारे पास जिससे हम पीपीटी वगैरह बना सकते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेमिनी, चैट जीपीटी, इन सब की बात कर रहा हूँ, तो वो पीडीएफ में देते हैं। तो ये एक ट्रिक हो सकती है, ठीक है। तो या एंड वीबीए के बाद हमारा बेसिकली हम एक्सेल पे स्टॉप लेते हैं वहां पे। वैसे तो एक्सेल के अंदर काफी कुछ और बचता है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके अंदर बीच में एक चीज तो हम भूल ही गए, वो तो ईटीएल लेयर है, उस शुरुआत में सबसे पहले बात करी हमने उसकी। एग्जैक्टली पावर क्वेरी एडिटर का नाम नहीं लिया, बट जो ईटीएल लेयर की बात करी वो वही है, ठीक है। एक चीज हमारी क्या बच गई, हम ना पावर से पावर कह रहा हूँ, एक्सेल से फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन टाइप, या फोरकास्टिंग में ही होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक साल का सेल्स का डेटा है, ठीक है, इस दिन इतनी सेल करी, इस दिन इतनी सेल करी, इस दिन इतनी सेल करी, उसको लेके एक्सेल एक्चुअली आपका अगला महीना, अगला एक साल भी प्रिडिक्ट कर सकता है। डेफिनेटली उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है वो, ये भी बहुत बेसिक एल्गोरिथम्स के ऊपर वर्क करता है एक्सेल, बट या दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सीखेंगे भी उसको कैसे क्या करते हैं, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो गोल रहेगा वो रहेगा डेटा इंपोर्ट करना, ठीक है। सबसे पहले तो वही चाहिए, राइट। सबसे पहले क्या है, डेटा चाहिए ना हमें, राइट। तो डेटा सेट में आपको भेजता हूँ, ठीक है। नो आइडिया, बताओ कि नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत सारे ग्रुप में हूँ, आपको कौन सा है उसमें से। DAGGN, नहीं। लेट मी डू वन थिंग, आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन कर रखी है ना सबने, नहीं कर रखी? ओके, कोई भी अपना एक नंबर मेरे को बता दो, मैं उसको भेज देता हूँ, वो फिर ग्रुप पे पोस्ट कर देना, या कोई भी बताओ अपना नंबर। 9711708989। अच्छा एक मिनट, आपको आप ग्रुप में हो उस वाले में, आप भी इसमें वाले में नहीं हो, ओके नो इश्यूज। 8949 आपको भेज देते हैं। ओके, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे आइडिया आ गया, डन। इसी में भेज देते हैं सीधा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक फाइल डाली है, ठीक है। जो अभी हमने डेटा देखा बेसिकली वही फाइल है वो, ठीक है, बट अनक्लीन फॉर्मेट में। जो मैंने आपको दिखाया था वो प्रॉपर क्लीन फॉर्मेट है, ठीक है। जो फाइल मैंने आपको भेजी है वो अनक्लीन फॉर्मेट में है, ठीक है। उसको प्रॉपर हम एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म ईटीएल वाला पार्ट कवर करेंगे उसका। उसको ओपन अप कर लो, या भी ओपन भी मत करो, सिंपल आप काम क्या करो कि सबसे पहले ना एक्सेल खोलो, उसमें ब्लैंक शीट पे जाओ, फाइल ओपन मत करना वो वाली, ठीक है। एक्सेल खोलो और उसमें ब्लैंक शीट पे जाओ, ब्लैंक वर्कबुक पे, सॉरी।
टेक योर टाइम, नो इश्यूज। ठीक है, सामने करके भी दिखा रहा हूं मैं। डन, कर लो। डिस्कस करते हैं हम करने के वाले हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर यूजुअली हम डेटा कैसे लेके आते हैं? कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, राइट। वो अगर हमारे पास डेटा मेरे को पता है ऑलरेडी क्लीन है, सब कुछ है, तो इज अ गुड थिंग, तो ठीक है। बट अगर मेरे को पता है मेरा डेटा क्लीन नहीं है, मेरे डेटा में बहुत ज्यादा इश्यूज है, तो हमें ना प्रॉपर ईटीएल प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईटीएल और एक्सेल, तो हमारे पास जो ईटीएल लेयर होती है एक्सेल की, उसे कहा जाता है पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे ना, आपको एक फायदा और क्या मिलेगा, पावर बीआई पे जब आप जाओगे, वहां पे भी सेम टूल ही है आपकी ईटीएल लेयर। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा इजियर लगेगा वो। ठीक है, ओपन किया, डन डन। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डेटा को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो वी सिंपली गो टू डेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, आप नहीं व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर लोगे, आपको तो मैंने सुबह भेजी थी, नहीं भेजी थी? योगेश सर, इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स फ्रेशर्स भी हैं, दे डोंट नो अबाउट दैट ईटीएल होता क्या है, पहले वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे सो दैट कि दे कैन कनेक्ट कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड सर, मैंने अभी अभी बताया ना, ईटीएल के बारे में डिस्कस किया था ना हमने, अभी तो बताया सर। सोनी प्रेक्षा कुछ क्लियर हुआ कि मीन बेसिकली ईटीएल क्या होता है? हाँ सर, मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूँ, ये मतलब रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। नहीं सर, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कवर कर लेते हैं। सोनी आपको क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है सर। तो आप क्वेश्चन कोई क्यों बात नहीं पुट कर रहे हो अपने? ओके, नो इश्यूज, एक बार ईटीएल लेयर को दोबारा कवर कर लेते हैं। ठीक है, ईटीएल एग्जैक्टली है क्या, हाउ डू वी वर्क ऑन दैट एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक्चुअली तो ईटीएल, they are +2 pass only, they didn't ओके even enter into graduation. ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। थोड़ा सा और फिर अच्छे से डीप में जाके एक्सप्लेन कर लेते हैं, नो इश्यूज। Yes. ओके, ठीक है, तो सबसे पहले एक बार ईटीएल लेयर की बात करते हैं, ईटीएल होता क्या है। ठीक है, तो एक्सेल के बारे में जब थोड़ा बहुत हम यूज करते हैं कभी भी, तो मैंने बताया कि डेटा यूजुअली हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट। वो ना एक सही प्रोसेस नहीं है एक्सेल के अंदर डेटा डालने का, या किसी भी टूल के अंदर डेटा डालने का। ठीक है, जब भी मेरे को एक टूल के अंदर डेटा डालना होता है, ठीक है, सो आई हैव टू फॉलो द ईटीएल लेयर। ठीक है, मेरे को ईटीएल का प्रोसेस फॉलो करना होता है। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब जो भी मेरा डेटा का सोर्स है, जहां पे भी मेरा डेटा ऑलरेडी है, वहां से डेटा निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब उसे अपने हिसाब से ढालना, उसे अपने हिसाब से चेंज करना, राइट। मेरे को टेबल्स को सेपरेट आउट करना है, ठीक है, डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव करने हैं, ठीक है, और या फिर मेरे को कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, कुछ कॉलम्स डिलीट करने हैं, कुछ कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, दिस इज ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मेरा जो गोल है, जो मेरे को एग्जैक्टली करना है, उसके लिए मेरे को डेटा किस तरीके का चाहिएगा, उसमें उसको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना, राइट। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। इस फॉर्म में डेटा मेरे को चाहिए, वैसे अपने डेटा को कन्वर्ट करना है इस ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, देन कम्स द लोडिंग पार्ट। लोडिंग का मतलब जो मेरा ये ट्रांसफॉर्म्ड डेटा है, अब इस ट्रांसफॉर्म्ड डेटा को मैं अपने टूल के अंदर लोड करता हूं फाइनली, उसके ऊपर आगे वर्क करने के लिए। ठीक है, समझ आया? दिस इज ईटीएल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ठीक है, सोनी, प्रेक्षा, आपको समझ आया? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ओके, आपको ना कुछ भी क्वेश्चन आए बीच में, कुछ भी हो, आप बीच में बोल सकते हो। ठीक है, नो इश्यूज, तभी के तभी अपना क्वेश्चन पुट ऑन करो एंड वी विल एक्सप्लेन दैट, वी विल टैकल दैट। ठीक है, ओके। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल, देखो अब ना हर एक टूल की अपनी अपनी ईटीएल की लेयर होती है। ठीक है, जिससे आप डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड करते हो। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल, ठीक है, तो हमारे पास जो ईटीएल लेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं पावर
क्वेरी एडिटर। ठीक है, इसके अंदर हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारा जो एग्जैक्टली हम ईटीएल लेयर डेफिनेटली बोला जाता है पावर क्वेरी एडिटर को, बट जो एक्सट्रैक्शन और लोडिंग वाला पार्ट है वो ना पावर क्वेरी एडिटर अपने आप नहीं करता, वो एक्सेल का ही पार्ट हो जाता है। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है उसके लिए ज्यादातर आपका पावर क्वेरी एडिटर यूज किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग के लिए होती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? सबसे सिंपल सा काम करेंगे आज, हमारा जो गोल रहेगा दैट विल बी टू बेसिकली इनटेक डेटा। ठीक है, जो भी हम डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसको इनटेक करेंगे। ठीक है, उसको ईटीएल से क्रॉस करके एक्सेल के अंदर लेके आएंगे। अभी ना हम डेटा को डेफिनेटली इंपोर्ट तो कर लेंगे एक्सेल के अंदर, उसमें ना बहुत ज्यादा कुछ वर्क करेंगे नहीं, क्योंकि एक बार सारे फॉर्मूलाज फंक्शंस एंड एवरीथिंग को हमें कवर करना है पहले, फिर हम अपने मेजर डेटा के ऊपर आएंगे। ठीक है, ईटीएल आज इसलिए टैकल कर रहे हैं क्योंकि जब तक मेरे पास डेटा नहीं होगा मैं फॉर्मूलाज फंक्शंस लगाऊंगा किस चीज पे ना, getting a point, right? ओके, तो जैसे कि हम एक्सेल पे थे, एक्सेल में मैं सबसे पहले जाऊंगा डेटा के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहली कैटेगरी है उसको अगर आप देखो तो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा लिखा हुआ है। अपने अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आप शेयर कर सकते हो लैपटॉप, लैपटॉप शेयर कर लो उसके साथ। क्या नाम है आपका? मयंक, राइट? लैपटॉप शेयर कर लो। तो वहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी आपको, कई सारे वर्ड्स वगैरह अच्छे से नहीं दिखेंगे, है ना? तो सबसे पहला जो मेरे पास कैटेगरी आती है डेटा के अंदर, दैट इज कॉल्ड गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, राइट? राइट, तो गेट इज बेसिकली एक्सट्रैक्ट, बोल सकता हूँ गेट का मतलब एक्सट्रैक्ट। समझ आ रहा है आपको? क्लैरिटी मिल रही है ना? इसमें अगर कुछ भी डाउट आए, कुछ भी एक भी ऐसा वर्ड बोला ना मैंने जो नहीं आपको समझ आया, तब भी किसी पूछ सकते हो। ठीक है ना? क्वेश्चंस करने में हेजिटेट मत करना, क्योंकि अगर आपने जहां पे आप क्वेश्चंस करने में हेजिटेट करोगे ना, वहां पे आपको चीजें समझ में आने बंद हो जाएंगी। ठीक है, आपको जितनी छोटी से छोटी चीज अगर आपको लग रही है ना कि भाई इतनी छोटी चीज में क्या पूछूंगा, पूछ लो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, फिर आपको, और जैसे अभी प्रेजेंटेशन वाली बात चल रही थी, तो आपको पढ़ के नहीं बोलना पड़ेगा, जैसे सर ने बताया था। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से बता पाओगे चीजों को, राइट? तो कोई भी छोटी से छोटी भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, या सो जो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा वाला पार्ट है उसके अंदर गेट इज बेसिकली एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म साफ साफ लिखा ही हुआ है। ठीक है, राइट? अब हम सबसे पहले इसका डेटा इंपोर्ट करेंगे। अब देखो कई सारे सोर्सेज तो आपको यहीं पे दिख रहे हैं, फ्रॉम टेक्स्ट स्लैश सीएसवी, राइट? फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेबल रेंज। ठीक है, कई जगह से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। हमारा जो डेटा है जो मैंने अभी अभी आपके ग्रुप पे भेजा, दैट इज इन एक्सेल फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट है, राइट? और वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो सिंपली हम यहाँ पे गेट डेटा पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा है वो एक फाइल है, एक्सेल की फाइल ही तो है, राइट? तो वी विल गो टू फ्रॉम फाइल, मिल गया हमें एक्सेल वर्कबुक, सबसे पहले ही ऑप्शन है, राइट? ऑप्शन ही नहीं है गेट डेटा का, ऐसा तो नहीं हो सकता। डेटा के ऊपर थोड़ा सा मेरे को लैपटॉप भी दे दो, क्लैरिटी नहीं मिल रही मेरे को। सेम ही है, मतलब ऑप्शन का नाम ही अलग है बस, जो है ना ये फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए एक्सेल का वर्जन काफी, कौन सा वाला वर्जन है आपका एक्सेल का? एडवांस 16 है, इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें नहीं मिलेंगी अभी, कोई बात नहीं, इसको अपडेट कर लेंगे बाद में। इसके अंदर अच्छा, आपका न्यू गैलरी में फ्रॉम फाइल, ये रहा फ्रॉम वर्कबुक। ठीक है, यानी आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपके में जो नाम है ऑप्शन का वो है न्यू क्वेरी। ठीक है, और जस्ट नेम चेंज है, बाकी सेम ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो या यहाँ पे हमें मिल गया फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सेकंड ये ओपन कर रहा है, मैंने थोड़ा सा, हाँ आ गया। ठीक है,
अब जो मैंने आपको एक्सेल फाइल भेजी है वो जहां पे भी आपने डाउनलोड करी है वहां से सिलेक्ट कर लोगे सिंपली। बाकी को भी करने दो, सब लोग आपकी तरह फास्ट नहीं है। सबने कर लिया है? अच्छा, इसमें 4 टेबल्स है। 3 है। मेरे में 3 है, इसमें 4। वो 4 दिख रहे हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। 4 दिख रहे हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी रुक तो जाओ। ठीक है, अभी इस तरीके का कुछ पैनल खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 4 तरीके के टेबल दिख रहे हैं मेरे को, राइट। ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न तो मेन टेबल्स हो गए। एक हमारे पास ऑर्डर फिल्टर डेटाबेस के नाम से दिख रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर फिल्टर डेटाबेस बेसिकली है क्या कि जब भी मैं एक्सेल के अंदर ना 5000 से ऊपर की रोज रखता हूँ अपने किसी डेटा के अंदर, तो एक्सेल ना डेटा को कैशे करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कैशे करने का मतलब क्या है कि भाई आपने कुछ कैलकुलेशन करी, कुछ डेटा को लोड किया, उसका कुछ पार्ट ना एक्सेल अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है, ताकि जब आप दोबारा उस चीज को करने का ट्राई करो तो बहुत ज्यादा फास्ट हो। ठीक है, एक टैक्टिक है बेसिकली एक्सेल की, जिससे आप जो स्पीड स्लो फील नहीं होती आपको, क्योंकि एक्सेल इनहेरेंटली स्लो है। सॉरी, पूछ रहा है कितनी रोज के बाद। 5000। ठीक है, सर फिर मेरे में स्टॉप क्यों नहीं किया? आपने जो एक्सेल फाइल नॉर्मली ओपन करी थी पहले या सीधा इसमें लोड किया? सीधा मतलब उससे क्या था, क्या डेटा से? नहीं, गेट डेटा आपने सीधा लोड किया, आपने एक बार खोला नहीं होगा ना। हाँ वही कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको डेटा भेजा, अब जो मेरी फाइल है मैंने तो खोल रखी है, मैंने उसके ऊपर कुछ वर्क कर रखा है, राइट। मैं जब आपको भेजा, कई ने आपने खोला नहीं खोला, उसे स्ट्रिप हो गया कैशे या क्या हुआ, एक्सेल वर्जन मिसमैच हुआ, तो फिर आपका उसमें कैशे आया ही नहीं, आपका शायद से ऑफिस 365 होगा। कौन सा है? 2021। वर्जन मिसमैच वगैरह के कैशे हट जाता है कई बार ना। ठीक है, कि भाई मेरे में जो कैशे बना हुआ है वो उस पर्टिकुलर वर्जन में सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो कैशे स्ट्रिप कर देगा। ठीक है, तो ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमारे जो मेन टेबल्स हैं, दोज आर ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। ये 3 टेबल सबके पास आ रहे हैं, राइट। राइट, सबको दिख रहे हैं? सिंपल, हम यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का ऑप्शन है, सामने देखो, यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे एंड वी विल सिलेक्ट ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। तीनों टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने, जो जो मेरे को चाहिए अंदर। ठीक है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। दिस इज एक्सट्रैक्शन पार्ट। ईटीएल का जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है वो कर रहे हैं अभी तक हम, क्योंकि वो कैशे है ना, उसकी नीड ही नहीं है। वो एक्चुअल टेबल मतलब उसमें डेटा वगैरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता ना सच। पॉइंट, अगर आप जो मैंने फाइल भेजी है उसको नॉर्मली जस्ट डबल क्लिक करके एक्सेल में खोल के देखोगे तो ये वाला फाइल टेबल ना आपको दिखेगा भी नहीं, सिर्फ 3 ही शीट दिखेंगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? बस इसके बाद अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, लोड का, ट्रांसफॉर्म का। लोड मैं कब करूंगा? जब मेरे को पता है मेरा डेटा ऑलरेडी क्लीन है। ठीक है, मेरे को सीधा काम करना है उसके ऊपर, तो मैं लोड करूंगा। बट क्योंकि मैंने जब भेजा था तभी बता दिया था डेटा क्लीन नहीं है, हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी इसके ऊपर, राइट। तो वी विल ट्रांसफॉर्म द डेटा। जैसे हम ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा पावर क्वेरिएटर खुल जाएगा। ठीक है, हो गया, डन। अब एक काम करो ना, पूरा जो प्रोसेस करना है वो पूरा प्रोसेस करके लोड कर लो। लोड तो मैंने कर लिया। लोड, अच्छा लोड करने को करेंगे सर। ठीक है, पावर क्वेरिएटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कई लोगों के लिए पहली बार खुला है, राइट। और इसके अंदर सबसे पहले तो जैसे एक्सेल के ऊपर हमारे पास सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, पैनल होता है उसके ऊपर टूल्स होते हैं, सेम उसी तरीके से सारे टूल्स हैं। टूल्स के बारे में तो हम धीरे धीरे बात कर ही लेंगे, जैसे जैसे हम चीजें करेंगे टूल्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक क्वेरीज का पैनल दिख रहा है, क्वेरीज। नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला क्वेरीज बेसिकली टेबल्स की नहीं। ठीक है, जो भी टेबल्स होते हैं उसको पावर क्वेरिएटर के नाम से क्वेरीज कहा जाता है, क्योंकि हर एक टेबल पावर क्वेरिएटर उसको ना एक कमांड की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो इस वजह से उसको क्वेरीज कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कमांड की तरह किस तरीके से ट्रीट हो रहा है एक टेबल। ठीक है,
बीच में आपका डेटा का प्रीव्यू है, बीच में आपका डेटा का प्रीव्यू है, ठीक है। डेटा क्या है हमारा वो, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्वेरी सेटिंग का पैनल है, इसके अंदर दो यू कैन से पार्टीशन है, सेक्शन है, ठीक है। पहला है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, आपका सिर्फ नेम वाला ही होता है, ठीक है। बाकी आप ऑल प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे भी तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आप इसका बस, ठीक है। कुछ नहीं है, हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह की तो नीड होती ही नहीं, सिर्फ नेम वगैरह चेंज करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली आप क्वेरीज के ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले पैनल का, दैट इज अप्लाइड स्टेप्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ऑलरेडी पता है। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ना मैंने जो पावर क्वेरी एडिटर है उसमें डेटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो यूजुअली क्या लगता है हमें कि डेटा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर है, डेटा भी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर है नहीं, ठीक है। जो मेरी डॉट एक्सेल फाइल थी ना, डेटा भी उसी के अंदर है, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर मेरे को सिर्फ उसमें से रीड करके उस डेटा को दिखा रहा है। अगर मैं अभी की अभी पावर क्वेरी एडिटर बंद कर दूंगा और दोबारा खोलूंगा तो डेटा इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि डेटा एग्जैक्टली इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी, इसमें सिर्फ एक प्रीव्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम करते क्या है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है डेटा की, डेटा को अपने हिसाब से जैसे भी मेरे को चेंजेस करने वैसे करने हैं, ठीक है। तो पावर क्वेरी एडिटर के बैकएंड में बेसिकली पावर क्वेरी चल रही होती है, ठीक है। पावर क्वेरी क्या है, एक यू कैन से कमांड्स हैं, ठीक है। पावर क्वेरीज इन द वेरी बेसिक सेंस कमांड्स, ठीक है। अब जब भी मैं कुछ किया, लेट्स से यहाँ पे एक रो आईडी का कॉलम है मेरे पास, ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक किया, रिमूव कर दिया। अभी करो मत, रुक जाओ, देख लो पहले सिर्फ, ठीक है। करने लगे सारे, हाँ ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ना, जितना मर्जी कर लूं, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली बैकएंड में हुआ क्या है, उसने उसके पास डेटा ही नहीं है, कॉलम डिलीट कर ही नहीं सकता। उसने सिर्फ क्या किया कि भाई मेरे को ना जो रो आईडी का कॉलम है वो डिलीट करना है, उसने नोट ले लिया एक तरीके से, बस उसने नोट करके रख लिया कि डेटा में से ऑर्डर वाला टेबल है उसके अंदर रो आईडी का कॉलम डिलीट करना है, उसने नोट लेके रख लिया। नोट्स आपको यहाँ पे ये अप्लाइड स्टेप्स में दिख रहे हैं, जो भी वो नोट लेके रख रहा है वो आपको अप्लाइड स्टेप में दिख रहा है। जैसे मैंने रिमूव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिमूव कॉलम करके एक स्टेप बन गया है। जूम करूँ अगर नहीं दिख रहा तो, देखो अभी दिख रहा है, रिमूव कॉलम के नाम से एक स्टेप बन गया, उसने नोट लेके रख लिया। अब अगर मैं स्टेप को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसके आगे जो क्रॉस का सिंबल आ रहा है ना, उस पर क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे देखो रो आईडी वापस लिया जाता है, ठीक है। बात क्लियर हुई, राइट, क्लियर है, ठीक है। अब जो सबसे मेन पार्ट है, ठीक है, जो आपको इवेंचुअली टाइम देके सीखना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज क्वेरी मैनिपुलेशन, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव किया था, यहाँ पे एक नोट बन गया था, सॉरी, यहाँ पे एक नोट बन गया था उसका। अब ये नोट है ना, ये एग्जैक्टली सेव किस फॉर्म में हो रहा है, ये नोट है क्या, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, देख रहे हो जो ऊपर है, दिस इज योर क्वेरी पैनल, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्टली उस स्टेप को करने के लिए कौन सी क्वेरी रन की जाएगी वो दिखती है, ठीक है। दिस इज योर क्वेरी पैनल, ठीक है। क्वेरी का मतलब सिंपल कमांड, कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए कौन सा कमांड रन किया जाएगा, दिस इज दैट कमांड। अब यूजुअली आपको कमांड से याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मैं बता भी क्यों रहा हूं, जैसे एक ना इसके कुछ यूज केसेस निकल जाते हैं, कई बार यूज होता है, ठीक है। मान लो आप कुछ 10-12 कॉलम डिलीट कर रहे थे, ठीक है, आपने सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिए, राइट। मान लो कोई यूजफुल कॉलम था वो भी डिलीट हो गया। अब अगर आप जो स्टेप है उसको रिमूव करोगे तो वो 10-12 के 10-12 वापस आ जाएंगे, फिर आपको 10 जो यूजफुल था उसको रख के दोबारा डिलीट करने पड़ेंगे, राइट। उसके इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज, कि स्टेप सेलेक्ट किया, उसकी यहाँ पे क्वेरी खुल जाएगी, क्वेरी में जो आपका यूजफुल वाला कॉलम था उसका नाम वहां से हटा दो, बस। तो आपकी जो स्टेप है वो एज इट इज रहेगा, जो आपका पर्टिकुलर एक कॉलम था वो वापस आ जाएगा। रिपीट करेगा ना, करके दिखाते हैं, ठीक है। जूम हटा देते हैं एक बार, जब क्वेरी पे वापस आएंगे ना तब जूम कर लेंगे, ठीक है। लेट्स से मैंने कुछ रैंडम कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं,
ये 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। एक्चुअली मेरे को सिर्फ रो आईडी हटाना है, ठीक है, बट मैंने लेट्स से चारों कॉलम सेलेक्ट करके रिमूव कॉलम्स कर दिया, स्टेप बन गया, सारे कॉलम चले गए, है ना। इस स्टेप में देखो, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, तो इस स्टेप में यहाँ पे बन गई मेरी क्वेरी स्टेप की, देख रहे हो, इस स्टेप की क्वेरी बन गई है ना। आपके में तो अभी फॉलो कर रहे हो साथ साथ क्या, नहीं ना, तो वहां पे देखो ना, अपने में क्या देख रहे हो। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेरी बन गई आपकी, इसके साथ मेरे को सिर्फ रो आईडी रखना था। अब अगर मैं स्टेप हटा के दोबारा करूंगा तो इट इज अ लेंथी प्रोसेस। व्हाट आई कैन डू इज कि मेरे को जो जो कॉलम वापस चाहिए, लेट्स से सिर्फ शिप मोड वापस चाहिए अभी के लिए, ठीक है, तो बस मैं शिप मोड का नाम यहाँ से हटा दूंगा, नाम हटा दिया शिप मोड का, यहाँ पे एक टिक का सिंबल है, उस पर टिक कर क्लिक कर देंगे, शिप मोड सिर्फ वापस आ गया। ये चीज बताता हूँ आपको, गॉट इट। जो बहुत ज्यादा बड़े डेटा सेट्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि वहां पे हम 20-30 कॉलम्स को मूव कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं। अब उनमें से एक दो कॉलम को वापस ला पाना, अगर आपको ये चीज आती है तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए, ठीक है, क्लियर है। अभी के लिए फिलहाल मेरे को ऑर्डर आईडी ऑर्डर दोनों ही चाहिए, तो मैं इसको वापस ले आता हूँ। जो हमारा रो आईडी हमने रिमूव किया वो एकदम करेक्ट सेट है, ठीक है, तो आप भी अपने में रो आईडी रिमूव कर सकते हो। हाँ मतलब 1 2 3 है ना उसके अंदर, उसका क्या करेंगे। क्लियर, मेरा समझ आया, समझ आया। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है, कितने तरीके का डेटा होता है मेरे पास, ठीक है। बेसिकली 4-5 तरीके का मेजरली डेटा होता है, ठीक है, उसके अलावा तो फिर आप जितने मर्जी तरीके बना लो, ठीक है, वो तो अलग चीज है, बट 4 से 5 तरीके का मेजर डेटा होता है, ठीक है। मेरा डेटा क्या क्या हो सकता है, या तो टेक्स्ट हो सकते हैं, या फिर इंटीजर्स हो सकते हैं, नंबर्स, सॉरी बुलियंस हो सकते हैं, बेसिकली ट्रू फॉल्स, ठीक है, या फिर डेसिमल्स हो सकते हैं, फ्लोट्स, ठीक है, या फिर डेट हो सकती है, टाइम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मिलेंगे आपको बहुत सारे, करेंसी भी अलग से डेटा टाइप कंसीडर किया जाता है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसमें तो फिर भी कम है। जब हम एसक्यूएल के ऊपर जाएंगे ना, तो उसके अंदर तो हजारों है, हाँ उसमें तो हजारों है, ठीक है। तो ये होते हैं डेटा टाइप्स। मतलब क्या निकल के आता है इनका, कि भाई मेरा एक जो कॉलम है उसके अंदर किस तरीके का डेटा है, ठीक है, मेक सेंस, है ना। अब जो हमारे पास ये डेटा है, उसका टाइप देखने के लिए इन पावर क्रिएटर जो हमारा कॉलम का नाम लिखा है ना, उसके जस्ट साथ में एक सिंबल है, आप नोटिस करोगे जितने भी कॉलम का नाम है, फिर जस्ट साथ में एक सिंबल है छोटा सा, मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ आपको, देखो ये सिंबल दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये डेटा टाइप का सिंबल है, ठीक है। एबीसी का मतलब इट इज टेक्स्ट कैरेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। ये कैलेंडर का सिंबल दिख रहा है, मतलब ये डेट है, डेट एंड टाइम नहीं, सिर्फ डेट है, डेट एंड टाइम का सिंबल अलग होता है। हाँ नीचे क्लॉक आ जाती है, बिल्कुल, ठीक है। शिफ्ट डेट भी डेट है, उसमें डेट दिखा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, देखो ये 1 2 3 नंबर का है, बट ये है किस पे, कौन से कॉलम को 1 2 3 बोल रहे हैं, पोस्टल कोड 1 2 3, सेंस बना रहा है, सेंस बना रहा है, डेफिनेटली बना रहा है, ये आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। देखो अब जब हम डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर कि देखो अब 1 2 3 अगर मैं बात करूं, नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो वो टेक्स्ट भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इन द सेंस कि भाई जिसमें किसी फॉर्म वगैरह में फिल कर रहा हूँ, तो 1 2 3 अगर मैं फिल करूँ, तो इट विल टेक इट एज अ टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि जो टेक्स्ट और न्यूमेरिकल के अंदर डिफरेंस क्या होता है मेन, कि भाई टेक्स्ट के ऊपर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, नंबर के ऊपर कर सकता हूँ। अगर मैं 1 2 3 की नॉर्मली किसी भी नंबर की बात करूं, तो उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर भी सकता हूँ, नहीं माना नहीं भी करूंगा। तो नंबर से कि भाई वो इंटीजर की तरह भी रह सकते हैं, वो टेक्स्ट की तरह भी रह सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है ये, समझ आ रही है, क्लियर सबको, ठीक। तो नंबर्स ना आपके टेक्स्ट की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंटीजर्स की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम डेटा टाइप इन दिस पर्टिकुलर केस, इस ऐसे केसेस में इससे नहीं डिसाइड करते कि भाई वो नंबर्स है तो 1 2 3 दे दिया उसे, ठीक है। जो हम डिसीजन लेते हैं ऑफ डेटा टाइप इज बेस्ड ऑन
क्या वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है या न्यूमेरिकल वेरिएबल है। अब ये डेटा टाइप से डिफरेंट कैसे है, सिंपल सा डिफरेंस आ जाता है कि जो भी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होंगे, मतलब न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे, ठीक है, वो ऐसे कॉलम है जिसपे मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहूंगा, आई वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है। कैटेगोरिकल आर जिसपे मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करना नहीं चाहता, ठीक है। पोस्टल कोड की अगर मैं बात करूं तो कौन सी कैलकुलेशन इस पे परफॉर्म कर सकते हो आप, सम नहीं कर सकता, एवरेज नहीं कर सकता, मिनिमम मैक्सिमम निकाल के कुछ नहीं करूंगा, मतलब टेक्निकली कर सकता हूं बट सेंस नहीं बनेगा ना उसका, कुछ सॉल्यूशन का कुछ करूंगा नहीं मैं उसके, राइट, गेटिंग अ पॉइंट। तो पोस्टल कोड वगैरह जैसी जो चीजें होती हैं उसमें डेफिनेटली नंबर्स होते हैं बट वी स्टिल कंसीडर दैट एज टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, मैं 1 2 3 पे क्लिक करूंगा एंड आई विल मेक इट टेक्स्ट। मेक सेंस क्यों हमने किया, राइट राइट। करने का रीजन क्या था, 1 2 3 में छोड़ देता, मेरे को अंदर जाके क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को पता है टेक्स्ट है, इस पे कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करूंगा, फर्क क्या पड़ रहा है। फर्क हमें ये पड़ रहा है कि जब हम आगे चल के पिवटिंग वगैरह करेंगे ना, तो पिवटिंग में मैंने लेट से पोस्टल कोड को कहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो सीधा उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पोस्टल कोड न्यूमेरिकल में मैंने छोड़ा हुआ था, तो सीधा उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा, मैं नहीं करूंगा, एक्सेल खुद तो कर सकता है। ये चीज करने से हमें फायदा ये मिला कि अब एक्सेल को भी पता है इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी है। क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर है। ऑर्डर्स वाले टेबल में अभी के लिए हमें यही करना था, अभी हम इस पे वापस आएंगे, ठीक है। अब एक बार पीपल और रिटर्न्स वाला जो बाकी 2 टेबल है उसको देख लेते हैं, ठीक है। खोल दी प्रॉब्लम दिख रही है, सर वो फर्स्ट कॉलम कॉलम वन और फर्स्ट रो एज हेडर। बिल्कुल। जो मेरे कॉलम के नाम है वो फर्स्ट रो बने हुए हैं एंड कॉलम का नाम कॉलम 1 कॉलम 2 रखिए, राइट राइट। तो व्हाट वी वांट टू डू इज कि हमें फर्स्ट रो को कॉलम के नाम की तरह यूज करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं कि वी आर प्रमोटिंग हेडर्स। जब हम फर्स्ट रो को कॉलम के नाम की तरह यूज करते हैं ना, तो इसको बोला जाता है प्रमोट हेडर्स, ठीक है ठीक है। तो करेंगे कैसे, बस मैं इस टेबल को सिलेक्टेड हूं, इस टेबल पे हूं, यहाँ पे ऊपर देखोगे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो हेडर बन गई। क्लियर है, हर एक स्टेप के पीछे जो रीजनिंग है वो भी समझ आ रही है ना साथ साथ, सिर्फ ऐसा ना हो कि आपने हाँ स्टेप है कर लेंगे इसको, ऐसा नहीं करना है, हर एक स्टेप के पीछे रीजनिंग क्या है वो भी समझ आनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, नहीं समझ आई, नो इश्यूज। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मेरा कॉलम्स है उनका नाम है, कॉलम का नाम है पर्सन एंड रीजन, ठीक है। बट जब मैंने डेटा को लोड किया तो प्रॉब्लम क्या आ गई मेरे पास कि भाई कॉलम का नाम तो कॉलम 1 और कॉलम 2 बन गया और जो पर्सन और रीजन लिखा हुआ था वो फर्स्ट रो बन गई। गेटिंग अ पॉइंट। तो मेरे को उसको दोबारा कॉलम का नाम बनाना था, तो हमने यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स किया। हेडर्स बेसिकली कॉलम के नाम को कहते हैं, ठीक है। तो श्योर, ठीक है। यही सेम प्रॉब्लम आपको रिटर्न्स में भी मिलेगी, उसमें भी फिक्स कर लो, ठीक है। हो गई, ठीक है। अब वापस ऑर्डर्स पे जाते हैं। पीपल रिटर्न पे हमें इतना ही करना था, एक बार रिटर्न पे और जाएंगे हम, वो बात का बात है, ठीक है। ओके, तो जो ऑर्डर्स का टेबल है, ठीक है, उसके बेसिस क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन किस चीज की है। थोड़ा सा पढ़ो टेबल को, डेटा को पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, एक दो रोज को पढ़ो और मेरे को बताओ कि भाई ऑर्डर का जो टेबल है उसमें इंफॉर्मेशन किस चीज की है। आपने 2 बार कर दिया, तो आपने एक प्रमोट हेडर ये रहा, एक प्रमोट हेडर ये रहा, राइट। तो हम डिलीट कर देंगे, तो डिलीट कर देंगे, ओके ना। ठीक, आपने उस पर 2 बार क्लिक कर दिया तो उसने पहली रो को एक बार कॉलम का नाम बनाया, फिर जो पहली रो थी उसको दोबारा कॉलम का नाम बना दिया। हाँ, द टास्क आई हैव गिवन इज कि ऑर्डर्स वाला टेबल है उसका थोड़ा सा डेटा रीड करना है एंड यू हैव टू टेल मी कि किस चीज का डेटा है ये। शिप का, शिप का नहीं है, ऑर्डर टेबल है और कस्टमर्स के नेम है। नहीं नहीं, ये तो एग्जिस्ट करती है, मतलब अगर मैं एक बेसिकली एक्सप्लेन करूं कि भाई ये किस चीज का डेटा है,
ऑर्डर्स का डिटेल है, राइट। कोई एक सुपर स्टोर टाइप होगा या कोई दुकान वगैरह होगी, उसमें जो जो ऑर्डर आ रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है यहाँ पे, सिंपल, राइट। अब इसके अंदर जब मैंने बोला कि ऑर्डर्स का डेटा है, ठीक है, तो एक ना बेसिस कॉलम होता है, या फिर अभी लोगों का स्किल नहीं होता, इसको क्या सकते हैं कि भाई एक ना ऐसा कॉलम हमेशा एग्जिस्ट करता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक ऑर्डर को। तो जाओ बाकियों को भी तो कुछ करने दो, तो कुछ तुम्हें बता दोगे? नहीं, कोई इश्यू नहीं हो तो। नहीं नहीं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसे डांट बात नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो मेरा डेटा है ऑर्डर्स का डेटा है, तो अब हर एक किसी भी टेबल के अंदर ना एक ऐसा कॉलम एग्जिस्ट करता है जो कि बेसिकली हर एक ऑर्डर को यहाँ पे अब यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, जो कि हर एक ऑर्डर के लिए यूनिक होगा, राइट। तो वो अगर आपको डेटा पढ़ रहे हो तो ऑर्डर आईडी है, क्योंकि ऑर्डर की डेट रिपीट हो सकती है, शिपिंग डेट रिपीट हो सकती है, शिपिंग मोड रिपीट हो सकता है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब रिपीट हो सकती है। इनफैक्ट जो अगर आपने देखा हो कस्टमर आईडी प्रोडक्ट आईडी है, वो भी रिपीटेबल है, क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर्स में बिक सकता है, तो वो भी रिपीटेबल है। तो सिर्फ एक ही ऐसा कॉलम है जो कि कभी रिपीट नहीं होगा, विच इज ऑर्डर आईडी, राइट। राइट, क्लियर है, बात समझ आइए। तो मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर आईडी के अंदर सारी यूनिक वैल्यूज होंगी, बट पहली दो रो मेरे को यहाँ पे सेम दिख रही हैं, काफी सारी सेम है, मतलब पहली दो तो मेरे को यहाँ पे सेम दिख ही रही है, बाकी आगे भी सेम होंगी, बट मैं तो बोल रहा हूँ यूनिकली होनी चाहिए ये। तो भाई डेटा में डुप्लीकेट्स है, इसका सिंपल सा मतलब होता है डेटा में डुप्लीकेट्स है। और यूजुअली ना आपको ऐसे सामने यहाँ पे सामने दिख गया कि डुप्लीकेट्स है, यूजुअली आपको सामने दिखेगा नहीं, ठीक है। तो डुप्लीकेट्स को एक बार रिमूव कर देना इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, कि भाई अगर होंगे तो रिमूव हो जाएंगे, नहीं होंगे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए सिंपली ऑर्डर आईडी पे हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमें रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। क्लिक करो, सारे डुप्लीकेट्स रिमूव, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं अभी, है ना। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज करते हैं, ठीक है। अब किया सबने पहले डुप्लीकेट्स रिमूव किए, सब क्लियर हो गए। जो ऑनलाइन है गाइज, आप भी कुछ रिस्पॉन्स वगैरह दे दो बीच बीच में, कुछ तो बता दो क्या कर रहे हो क्या नहीं, साथ साथ फॉलो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जो जो स्टेप बता रहा हूँ कुछ तो गाइस। तो नहीं, आपकी आवाज नहीं है अगर आपने कुछ बोलने का ट्राई किया तो। सर मेरे पास ये वाला वर्जन नहीं है एक्सेल का। एक्सेल का वर्जन नहीं है ये वाला? नहीं, एक्सेल के वर्जन पे वर्क करेगा ये तो, लाइक हर एक एक्सेल के वर्जन में ETL तो होती ही है। बट मेरे पास तो वो ऑप्शन ही नहीं था जब गेट डेटा का था ऑप्शन जो आपके पास आ नहीं रहा नहीं, मैंने बताया तो था कि यहाँ पे कई और स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास पुराना वर्जन है, आपके में ना न्यू क्वेरी के नाम से होगा, देखो डेटा के अंदर न्यू क्वेरी के नाम से होगा ऑप्शन, और ये आप मेरे को अब बता रहे हो जब हम इतनी आगे बढ़ चुके हैं, बाद में डेटा इंपोर्ट कर रहे थे तब भी बोलते ना कि नहीं है, के अंदर देखो न्यू क्वेरी के नाम से मिला। फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नहीं नहीं नहीं, न्यू क्वेरी के नाम से ऑप्शन ही है, नहीं ऐसा तो नहीं है। न्यू क्वेरी के नाम से ऑप्शन दे ना, एक बार मेरी स्क्रीन शेयर करो, लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। करूं अपनी? हाँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर लो एक बार। प्रेक्षक कर रहे हो स्क्रीन शेयर? ओके, आपका तो काफी ही पुराना वाला वर्जन है, अब मतलब आपको देखो, नो इश्यूज नो इश्यूज, ठीक है।
फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखो, इसमें तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा डेटा कहाँ पे होगा। फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करो। इंटरनेट लैग हुआ क्या? नहीं, चैट तो चल रहा है। हाँ हाँ, श्योर श्योर। प्रेक्षा, डिड लैग और समथिंग? नहीं सर। जो ऑप्शन, एक मिनट, आपने सिर्फ ऐसे एप्लीकेशन शेयर किया है, विंडो शेयर किया है, हाँ तो जी। जो पॉपअप वगैरह होंगे वो मेरे को दिखेंगे नहीं, आपको पूरी एंटायर स्क्रीन शेयर करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, ओके 1 हाँ मिनट। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर अब है विजिबल? हाँ, विजिबल है। ओके। कहाँ पे होगा? कनेक्शंस पे क्लिक करो, जो कनेक्शंस का ऑप्शन दिख रहा है रिफ्रेश ऑल के साथ में। नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग कनेक्शन नहीं, सिर्फ कनेक्शंस, ये वाला नहीं। आगे देखो, रिफ्रेश, हाँ, इस पे क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो। ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करना एक बार। यहाँ पे एक बार जो मैंने फाइल भेजी है वो सिलेक्ट करना। है नहीं अभी मेरे पास, मैं आप करती ग्रुप हूँ। में एडिट नहीं हो? नहीं नहीं, आई मीन वो फोन में है। ओके ओके, बस डाल लो उसे। हाँ जी। हम्म। ठीक है, प्रेक्षा, डू वन थिंग कि आप एक बार ये वाला स्टेप्स करो, ठीक है, एंड वंस यू आर रेडी विद द फाइल लेट मी नो, आगे ओके आपको सर, बताते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ जी, मैं तो खुद नोटिस नहीं किया। बेसिकली फीडबैक ऑप्शन है। जैसे वो नहीं आता सॉफ्टवेयर में, नहीं आता कि भाई यू आर हैप्पी विद दिस, और रिपोर्ट फीडबैक वाला जो ऑप्शन होता है, मैंने भी, आपने बताया तभी नोटिस किया। ठीक है, तो हमने डुप्लीकेट रिमूव कर लिए, राइट। अब ना एक कंसेप्ट होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ में अभी नहीं पढ़ेंगे, एसक्यूएल के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ में पढ़ना ही है इसको, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, पहले 2 स्टेप की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। डेटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा जो डेटा है उसको ना बहुत एफिशिएंट फॉर्म में मैं स्टोर कर सकूं, ठीक है। डेटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि डेटा को बहुत एफिशिएंट फॉर्म में स्टोर कर सकूं, कि मतलब कुछ भी मेरे को फाइंड करना है फटाफट मिल जाए, ठीक है। और डेटा में कुछ भी ऐसे, एक्चुअली वर्ड यूज करना नॉर्मलाइज्ड है, डेटा के अंदर ना कुछ भी ऐसी दिक्कतें ना रहे जिससे मेरे को बाद में डेटा पे वर्क करने में इश्यूज फेस करने को मिल सके, ठीक है। तो डेटा को नॉर्मलाइज करने के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 2 की बात करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप सिंपल सा क्या है कि भाई मान लो आपके पास कोई टेबल है, लेट्स से स्किल्स का टेबल है, ठीक है। कोई टेबल है, स्किल्स का टेबल है, ठीक है। उसमें आपके पास 2 कॉलम है, मतलब ज्यादा कॉलम है बट 2 की बात कर रहे हैं हम, स्किल आईडी एंड स्किल,
ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आईडी पे 2-3 स्किल एग्जिस्ट करती है, मतलब एक सेल के अंदर 2-3 स्किल एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन सभी स्किल्स को अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट कर दोगे एंड सबको उनकी खुद की आईडी दोगे। सिंपल सा कंसेप्ट, नहीं समझ आया? एक देखो, लेट्स से प्रोडक्ट्स का टेबल लेते हैं, सिंपल, ज्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी है। अब एक आईडी एक ही प्रोडक्ट की हो सकती है, तो मतलब एक आईडी के सामने एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, 2-3 प्रोडक्ट एक आईडी के सामने नहीं होने चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट, राइट? सेकेंडली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, ठीक है, तो डेटा के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफाइंग वैल्यू होती है, ठीक है, वो एक ही होनी चाहिए। यूनिकली आइडेंटिफाइड कॉलम जो होता है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ ही अगर मेरे पास कोई ऐसे कॉलम्स हैं जिसको मैं एक किसी पर्टिकुलर कॉलम से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, राइट? मतलब कोई भी ऐसा डेटा है जो एक पर्टिकुलर कॉलम उसके लिए यूनिकली आइडेंटिफाइंग है, बट वो कॉलम पूरे टेबल के लिए यूनिकली आइडेंटिफाइंग नहीं है। एग्जांपल देते हैं इसी वाले में जो भी हमें करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कस्टमर के नेम, उनकी सिटी, उनकी सेगमेंट वगैरह काफी कुछ है, राइट? इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं बात करूं कस्टमर के नेम, सिटी, सेगमेंट, स्टेट, इन सब के लिए,